जय हिंद। आज इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जो मगध पर शासनकर्ता, मगध पर 6 वंशों ने शासन किया है हमारे, और वो कौन कौन से वंश हैं, उनकी राजधानियां, उनके संस्थापक, उनका कार्यकाल और अंतिम शासक कौन रहे हैं, ये थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से 6 वंशों के नाम हमको याद हो जाएंगे। हमने एक ट्रिक लिख रखी है, हासीना, हसीन, मोसुका, मोनसुक। तो हसीन, मोनसुक, हसीन, मोनसुक, ये छोटी सी ट्रिक है हमारी 6 शब्दों में। इससे हमारे पूरे 6 वंशों के क्रम आपको याद हो जाएंगे, कौन सा वंश किसके बाद आया है, ये हसीन मोनसुक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। हां से हमारा पहला वंश है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो है हमारा, इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र या राजगृह, पाटलिपुत्र जो जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, तो वो हर्यक वंश की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र ऑप्शन ना दे तो राजगृह भी उसकी राजधानी थी। मतलब इसका कार्यकाल देखें हम लोग तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक, 544 से 412 ईसा पूर्व तक पहला हमारा जो था हर्यक वंश। इसके बाद संस्थापक पूछे तो बिंबिसार है इसके संस्थापक, और अंतिम शासक पूछे तो नागदशक। तो अंतिम शासक थे नागदशक, बिंबिसार ने स्थापना करी थी हर्यक वंश की स्थापना। ठीक है, अगला हमारा जो वंश आता है उसका नाम है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में हमारा जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली, और इसकी जो सन है वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा है, और इसके संस्थापक का नाम था शिशुनाग, और अंतिम शासक का नाम था नंदीवर्धन। तीसरा वंश आता है हमारा ना से नंद वंश। तो नंद वंश ये हमारा, मैंने बताया, हा से हर्यक, शी से शिशुनाग, ना से नंद। तो हसीन में 3 वंश हो गए हमारे। नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और 344 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 322 ईसा पूर्व तक चला है नंद वंश हमारा, और संस्थापक थे महापद्म नंद। तो महापद्म ने स्थापना करी है, और अंतिम शासक थे हमारे घनानंद। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने करी है, और अंतिम शासक हुआ करते घनानंद। चौथा वंश आया हमारा मोर वंश। अब मोनसुक में हमारे 3 वंश के नाम आएंगे। मोर से मोर वंश आता है। मोर वंश की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा है हमारा, और चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य तो थे जिन्होंने मोर वंश की स्थापना करी, और अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो मोर वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। अगला वंश आता हमारा शुंग वंश। शुंग वंश की राजधानी विदिशा और पाटलिपुत्र दोनों ही इसकी राजधानी मानी जाती है हमारी, और 185 से 73 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा है हमारा, और पुष्यमित्र शुंग जो थे इसके संस्थापक माने जाते हैं, और देवभूति इसके अंतिम शासक थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हुए? देवभूति। अगला वंश आता है हमारा कासे कलवंश। कलवंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, और 73 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल चला हमारा, और वासुदेव इसके संस्थापक थे, और सुशर्मा इसके अंतिम शासक हुआ करते थे। ये 6 वंशों के मैंने क्रम बताए हैं। एक पुनः कोड हम रिवाइज करेंगे। तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश। तो ये हसीन में 3 वंश हो गए। मोनसुक में मो से मोर वंश, सु से शुंग वंश, का से कल वंश। तो ये 6 वंशों के नाम हमको हसीन मोनसुक के माध्यम से पूरा क्रम याद हो जाएगा। कौन सा कार्यकाल, ये सब जो है ईसा पूर्व से संबंधित हैं। ईसा पूर्व उसको कहते हैं जहां पर हमारे ईसा मसीह के जन्म के पहले हमारा समय घटते क्रम में चलता था, उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। अब वर्तमान में हम कहते हैं ईसवी, मतलब अब हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, जैसे 2023 के बाद 2024 आएगा, लेकिन पहले हमारा घटते क्रम में समय चलता था, उसको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने 6 वंश बताए, 6 वंशों की राजधानी बताई, 6 वंशों के मैंने सन बताए कब से कब तक चले हमारे, और संस्थापक भी बताए, और अंतिम शासक भी बताए। तो हर्यक वंश के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ जानकारियां। जैसे बिंबिसार के बारे में, क्योंकि हर्यक वंश जो थे, हर्यक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार, तो बिंबिसार के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। तो गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के एक तरीके से मित्र हुआ करते थे, और गौतम बुद्ध के संरक्षक भी इनको माना जाता है बिंबिसार। क्योंकि एक क्वेश्चन ये आता है हमारा, ऐसे कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन थे? तो वो आंसर है हमारा बिंबिसार थे। तो बिंबिसार जो थे गौतम बुद्ध के समकालीन भी रहे हैं, और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में जन्मे गौतम बुद्ध जी, और जिनका देहांत 483 ईसा पूर्व में हुआ। उसी समकालीन में हमारे बिंबिसार भी थे। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना मैंने आपको बताया है 544 ईसा पूर्व में की थी। तो हर्यक वंश जब था जब हमारे बौद्ध गौतम बुद्ध जी थे और महावीर स्वामी थे, तब था हमारा बौद्ध धर्म, ये हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में बिंबिसार की बात कर रहे थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के मित्र एवं संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं।
बिंबिसार ने अपने शासन को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करे। मतलब इन्होंने क्या किया कि अपने जो शासन बढ़ाना तो युद्ध ना करते हुए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे। तो वैवाहिक 3 विवाह इन्होंने किए थे। वो 3 विवाह जो है किस किस से किए हैं थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में अपन। प्रथम पत्नी जो थी इनकी महाकोसला देवी, मतलब पहली जो शादी करी है जो बिंबिसार ने वो महाकोसला देवी से करी है और कौशल राज की पुत्री थी ये और प्रसेनजीत की बहन थी। मतलब कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम था महाकोसला देवी। और दहेज में इनको काशी मिला था, जो काशी जहां पे भगवान वो हमारे विश्वनाथ जी बैठे हैं, वहां विश्वनाथ जी का जो मंदिर है हमारा वो काशी, जिसे आज बनारस के नाम से जानते हैं, काशी बनारस कहते हैं, उस काशी को कि उस टाइम पे बिंबिसार को किसी ने दहेज में दिया था तो वो कौशल राज की जो राजा थे और प्रसेनजीत जो उनके भाई थे महाकोसला के, उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद द्वितीय पत्नी उनकी बनी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना जो कि हमारी बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी और इन्हीं का जो पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु जिन्हें हम कुलिक के नाम से जानते हैं, तो जो कि अजात शत्रु की बात थी कौन, चेलना थी और कुलिक के नाम से इनको जाना जाता है। अजात शत्रु जो बाद में बिंबिसार को मारने का श्रेय किसी को जाता है, अपने पिता की हत्या पितृहंता किसे कहा जाता है तो वह अजात शत्रु को कहा जाता है। और अजात शत्रु ने फिर बात करें तीसरी पत्नी की रानी मद्र क्षेमा, तो रानी मद्र की राजकुमारी क्षेमा हुआ करती थी, तो रानी क्षेमा थी जो अजात शत्रु, तो ये तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा जो कि रानी मद्र की राजकुमारी क्षेमा थी। और इसके बाद अजात शत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया, जो कि आर्य वंश के शासक हुआ करते थे। और इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये रथ मूसल और महाशिला कंटक 2 हथियारों का प्रयोग किया था हमारे अजात शत्रु ने। तो रथ मूसल किसे कहते हैं, जो रथ के जो चालक होते हैं, हमारे रथ को चलाने वाले जो होते हैं, इसके आसपास जो होते हैं हमारे कटीले टाइप में एक चाकू साइड से निकलते हैं जिसकी सुरक्षा के लिए उसको लगाया जाता है। जो रथ के जो सुरक्षा कवच कैसे हो तो वो रथ मूसल के माध्यम से की जाती थी। और दूसरा हथियार था हमारा महाशिला कंटक। महाशिला कंटक के अंतर्गत क्या होता था कि बड़े बड़े चट्टानें होती थी, यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को इस मशीन के माध्यम से फेंका जाता था, महाशिला कंटक कहलाता था वो हमारा, जिससे कि मशीनें हम फेंक सकते थे। तो ये महाशिला कंटक के माध्यम से ही बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों के माध्यम से युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। और रथ मूसल मैंने बताया है रथ की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। अजात शत्रु जो उनका पुत्र था, जो कि चेलना का पुत्र था और बिंबिसार का भी पुत्र था, बिंबिसार पिता थे, चेलना मां थी, और अजात शत्रु ने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या कर दी। इस प्रकार से ये हमारा वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने दी। अगला वंश आता है हमारा शिशुनाग वंश। हमने कार्य वंश पढ़ चुके हैं। शिशुनाग वंश की बात करें तो कालाशोक जो था इसमें प्रमुख व्यक्ति था कालाशोक। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा है हमारा। और इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। तो द्वितीय बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के 4 संगतियां हुई थी। बौद्ध संगति हमारी 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। और हमारे द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 492 से 460 तक ये हमारा अजात शत्रु का कार्यकाल रहा है। और इसमें तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई है वो कालाशोक के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व से, ये हमारी सेकंड बौद्ध संगति कब हुई तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे। तो बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां हुई, तो दूसरे नंबर की बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद हमारा तीसरा वंश आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना वैसे तो महापद्म नंद ने करी है, लेकिन घनानंद जो कि अंतिम शासक हुआ करते थे हमारे नंद वंश के, उसके बारे में बता रहे हैं। 326 से 323 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा है। और सिकंदर का जो आक्रमण हुआ है वो घनानंद के कार्यकाल में हुआ है। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था हमारे देश पर, जो कि खैबर दर्रा पार करके आया था। खैबर दर्रा आज वर्तमान में पाकिस्तान के पास में है। और यहाँ पर तक्षशिला महाविद्यालय हमारा, जो तक्षशिला महाविद्यालय जो भरत के पुत्र का नाम था तक्ष, उनके नाम पर ये महाविद्यालय बना है हमारा। तक्षशिला महाविद्यालय पाकिस्तान में वर्तमान में। तो तक्षशिला के जो अंबी एक वहां के राजकुमार हुआ करते थे, तो उन्होंने सिकंदर के सामने हार स्वीकार कर ली थी, अपने घुटने टेक दिए थे ऐसे सिकंदर। और 326 ईसा पूर्व में भारत पर जब आक्रमण किया सिकंदर ने, तो उस टाइम पे इस युद्ध को हम हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। तो जो 326 ईसा पूर्व का सिकंदर का जो आक्रमण था हमारे देश पर,
जो कि इसको हाइडे स्पीच का युद्ध और झेलम नदी के तट पर ये युद्ध हुआ है और उसका पोरस के साथ सामना हुआ। जो पंजाब के शासक हुआ करते थे पोरस, झेलम नदी के तट पर उनका पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर ने अपना युद्ध लड़ा और पोरस के साथ युद्ध लड़ते हुए जीत भी लिया, लेकिन बाद में पोरस को ही अपना एक सहभागी बना लिया। इसे और सिकंदर की सेना जब आगे बढ़ना चाहती थी, भारत में और आगे बढ़ना चाहती थी पंजाब के बाद, तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर की सेना हमारे देश में नहीं आ पाई और भारत में लगभग सिकंदर 19 महीने तक रहा। 326 ईसा पूर्व में आया था और 325 में वापस भी चला गया और इसके बाद वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ऐसे सिकंदर को जाना जाता है। हमारा अगला वंश आता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य जो था जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुदत्त कहा जाता है, उनकी सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसकी हत्या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 323 ईसा पूर्व में और एक नया वंश की स्थापना करी, इसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश के ही हमारे अशोक महान, जिन्हें सम्राट अशोक कहा जाता है, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ है, अशोक सम्राट जी का जन्म, और उनके 273 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन 99 भाइयों को पराजित करने के चक्कर में 4 साल बीत गए। वैसे उनका मुख्य रूप से यदि अभिषेक देखा जाए, राज्याभिषेक तो 269 ईसा पूर्व में हुआ और इसके 8 वर्ष बाद, मतलब राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी 261 ईसा पूर्व आता है हमारा, तो 261 ईसा पूर्व में उनने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग, जिसे आज वर्तमान में हम उड़ीसा कहते हैं, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग के राजा खारवेल हुआ करते थे, उनके साथ उनका सामना हुआ 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग के युद्ध, जो कि हमारा युद्ध चल रहा था, और कलिंग के राजा खारवेल की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद राजा खारवेल की पुत्री, जिसका नाम था पद्मा, पद्मा जो आई और दया नदी के तट पर यह कलिंग का युद्ध चल रहा था। पद्मा का अशोक का सामना हुआ और पद्मा ने अशोक को बताया कि आप जो है, तो अशोक ने कहा था कि मैं किसी महिलाओं पर बात नहीं करता हूं, लेकिन पद्मा ने कहा था कि आपकी सेना ने हजारों हमारे सैनिकों को मारा है, उनकी बहन, उनकी मां का क्या हो रहा होगा। इस प्रकार से वहां पर कुछ वार्तालाप हुई पद्मा और अशोक के बीच में। वहीं से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, जिससे उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने जो पुत्र हुआ करते थे, एक का नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को बाद में फिर श्रीलंका भेजा, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे अशोक महान, जिनका देहांत 232 ईसा पूर्व में हुआ, तो 304 ईसा पूर्व में अशोक महान का जन्म हुआ और 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हुआ। वो हमारे मौर्य वंश के शासक थे। अगला आता हमारा शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासकों को पराजित करके की थी और पराजित किया और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो यवनों को हराने के बाद 2 अश्वमेध करवाए, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी के समय में सांची स्तूप का जो आकार है वो दोगुना किया गया। तो सांची स्तूप का आकार जो कि डबल किया गया है, तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक महान ने बनवाया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हमारा रायसेन मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। और उसमें उसको डबल आकार देने का श्रेय किसी को जाता है तो पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुष्यमित्र के ही पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के पर महाभाष्य की रचना करी थी। तो महाभाष्य की रचना किसने करी है, तो वो है पाणिनि, पतंजलि के द्वारा की गई है। और मनुस्मृति की रचना, मनुस्मृति जो कि हमारी सबसे पुरानी प्राचीन स्मृति मानी जाती है, तो मनुस्मृति की रचना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। अगला आता है हमारा लास्ट कलवंश। कलवंश के जो अंतिम शासक वो करते थे सुशर्मा, और कलवंश के संस्थापक का नाम था हमारा वासुदेव जी। अंतिम शासक हुआ करते थे सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी थी 7 ईसा पूर्व में। सिमुक ने कर दी इनकी हत्या और सिमुक ने करने के बाद एक नया वंश बनाया जिसका नाम था सातवाहन वंश। लेकिन हम बात कर रहे थे मगध पर, तो मगध पर केवल 6 वंशों ने ही शासन किया है। हमने एक बार ट्रिक पूरा रिवाइज कर रहे हैं। हसीन, मोनशो, अर्यक, शिशुनाग, नंद, मोर, सुंग, कड़, ये पूरे वंशों के बारे में मैंने बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके प्लीज बताइए। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।